जब समाज को या घर वालों को पता चलता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे बच्चे के जो मतलब हाव भाव अलग है, तो चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तब माँ बाप बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, है ना। सोसाइटी भी प्रेशर डालती है। ये फैसिलिटी नहीं है, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स नहीं बनाए गए, तो ये स्कूलिंग में भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। क्या आपको ऐसा लगता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जो हमारे आसपास तो है, लेकिन हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एजुकेशन सिस्टम कहता है कि शिक्षा संस्थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय को बराबरी का हक मिला है, लेकिन असल में सवाल ये है कि क्या डिग्री लेने के बाद सही मायने में उन्हें नौकरी मिलती है? अगर उनके पास टैलेंट और काबिलियत है तो आज भी दफ्तरों के दरवाजे उनके लिए बंद क्यों हैं? आज इसी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असली बदलाव आखिर कहाँ अटका हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं अमरजीत मैम, जो टाटा स्टील में नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर वर्कर हैं। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून मैम। नमस्कार। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? अपने बारे में क्या कहूँ, जिस तरह जो आपकी बात, जो अभी आपने जो प्रश्न पूछे उस पर ही बताना चाहूँगी कि नौकरी के लिए, जैसे आपने कहा कि टाटा स्टील की पहली एम्प्लॉय हूँ, तो इसके लिए बहुत ही हमें संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि जहाँ अगर हमारे अधिकारों की बात है तो नालसा जजमेंट आई थी 2014 में। उन्होंने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए थे कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाए जाए और ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए काम हो। परंतु झारखंड में आज तक आप देखेंगे कि जिस तरह से आपने दफ्तरों की बात कही, एजुकेशन की बात कही, तो एजुकेशन का स्तर बहुत ही डाउन है हमारे समाज का। क्योंकि जैसे आपका वुमेंस कॉलेज है, आप यहाँ पे किसी ट्रांसजेंडर बच्चे को नहीं देखा होगा अभी तक आपने। क्योंकि हमारे लोग ना बहुत छिप छिपा कर अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं, और मेरा भी जीवन वैसा ही रहा। बचपन तो किसी तरह कट गया, लेकिन जवानी जब जवान हुई तब मुझे पता चला कि मैं अलग हूँ। और जब शायद मुझे ये नहीं पता था, लेकिन लोगों ने जताया। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल गई, हाई स्कूल में जब मैंने पहला कदम रखा तो लोगों ने विभिन्न तरह के नाम मुझे दिए, जो समाज कहता, हिजड़ा कहता, छक्का कहता, विभिन्न तरह के नाम। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अलग हूँ, शायद ईश्वर ने कुछ कमी छोड़ी है। और मैंने अपनी पढ़ाई को वहाँ स्टॉप किया। उसके बाद प्राइवेट से पढ़ना शुरू किया और फिर अपने समुदाय के लिए संघर्ष करना शुरू किया। और संघर्ष करने के बाद आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं कि मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ और मेरे साथ और 133 बच्चे टाटा स्टील में काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि लोग आज जागरूक हो रहे हैं। और लेकिन सरकार को भी सोचना होगा, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा तब तक समानता आना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में ट्रांस बहुत कम है। अगर देखा जाए, स्टैटिस्टिक कहता है कि वो 45 से 50% तक है, जबकि जो कि नेशनल एवरेज 70 से 75% से बहुत कम है। तो आपके हिसाब से इसका मेन रीज़न क्या है? फैमिली रिजेक्शन है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर स्कूल में व्यवस्था कम है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या भेदभाव। क्योंकि जब तक ये भेदभाव नहीं खत्म होगा तो लोग खुलकर आगे नहीं आएंगे। आप देखे होंगे, अभी जब से हमारा ट्रांसजेंडर बिल आया है ना, तब से हमारी संख्या थोड़ी बढ़ गई है। लोग अभी आपको सड़कों पे, ट्रेनों में, बसों में नज़र आ रहे हैं। और पहले क्या था ना कि लोग दिखते नहीं थे, क्योंकि पहले लोगों को वो डर होता था कि अगर सोसाइटी जान जाएगी कि मैं किन्नर हूँ या मैं समलैंगिक हूँ तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और सच में जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब समाज को या घर वालों को पता चलता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे बच्चे के जो मतलब हाव भाव अलग है, तो चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तब माँ बाप बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, है ना। सोसाइटी भी प्रेशर डालती है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो सोसाइटी के लोग बोलेंगे कि अरे तेरा बच्चा तो हिजड़ा है, वो मेकअप करता है, वो साड़ी पहनता है। तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, जिस भाव से माँ बाप को प्रेशर होता है। और फिर वो अपने बच्चे को क्या है कि मतलब छुपा कर रखना शुरू कर देते हैं। और जब छुपाने शुरू करते हैं तो फिर बच्चा क्या है, खुद को तंग महसूस करता है। फिर वो परिवार को छोड़ के निकल जाता है। उस वक्त तक उसका एजुकेशन जो होता है वो भी सही से पूरा नहीं होता। इस कारणवश हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मजबूरन उनको सड़कों पर, ट्रेनों में या फिर घरों में जाकर के मांगना होता है। तो ये वाली जो है ना, जब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक चीज़ें ना बेहतर नहीं हो पाएंगी।
जैसे कि आपने कहा कि भेदभाव बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी इस भेदभाव के रहते हुए भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है अपनी, पर फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। अगर स्टैटिस्टिक के हिसाब से देखा जाए तो सिंगल डिजिट में भी कभी कभी परसेंटेज जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों की लिटरेसी रेट की। तो आपको क्या लगता है कि इसका मेन कारण क्या है? देखिए, इसका मेन कारण सबसे बड़ा जो है ना कि जैसे झारखंड सरकार ने कुछ सालों पहले कहा था कि ट्रांसजेंडरों के लिए 2% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उस आरक्षण पर आज तक काम नहीं हुआ। अब किसी भी दफ्तर में या किसी भी सरकारी जगह में ट्रांसजेंडर को नहीं देखेंगे, क्योंकि कभी उस पर बात ही नहीं हुई, कभी उन मुद्दों पे लोगों ने विचार ही नहीं किया। अब जब हम अपनी बात करते हैं ना, तो हमारे जो बच्चे जो पढ़े लिखे, हमारे बहुत सारे से बच्चे जो मास्टर्स किया है, कोई ग्रेजुएट है, लेकिन आज भी वो सड़कों पे मांगने पे मजबूर है, क्योंकि स्कोप नहीं है। वो जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर किसी हम सरकारी संस्थान में काम करने गए हैं, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय है, पुरुषों के लिए अलग से शौचालय है, लेकिन हमारे समाज के लिए नहीं होता है। तो अगर वो काम करेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि भेदभाव बढ़ेगा। तो सरकार को पहले तैयारियां करनी होंगी जब हमारे लोगों को रखना। जैसे टाटा स्टील ने जब हमें लिया, सबसे बड़ी पहल जब उन्होंने की थी, उन्होंने तैयारियां की थी। हमारे लिए अलग से रेस्ट रूम बनाए, हमारे अलग से शौचालय बनाए, हमारे लिए अलग से जो भी उनके कंपनी का टर्म एंड कंडीशन थे वो बनाए, HR पॉलिसी बनाई, तब जाके उन्होंने हमें लिया। तो जब तक सरकार ये सब चीज़ें नहीं करेगी ना, तब तक हमारी कम्युनिटी को लेकर के कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी भेदभाव होगा। वहाँ पे भी जब भेदभाव होगा तो कम्युनिटी काम नहीं करेगी और फिर चीज़ें फिर वहाँ घूम फिर के वहाँ पे आ जाएंगी। इसलिए पहले सरकार को तैयारी करनी होगी, हमें भी समानता का अधिकार देना होगा, हमारे लिए भी शौचालय बनवाने होंगे, हमारे लिए भी शिक्षा के संसाधन देने होंगे, तभी जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसा मानना है आपका कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वॉशरूम्स, जैसे हमारे बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि स्कूल्स में भी ट्रांसजेंडर के लिए ऑप्शंस है कि आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम्स नहीं बनाए गए। तो ये स्कूलिंग में भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्या आपको ऐसा लगता है? एकदम ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में भेदभाव ज़्यादा है ना। क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो ट्रांसजेंडर है, अब वो महिलाओं के वॉशरूम तो नहीं जा सकता जी, पुरुषों के वॉशरूम में भी नहीं जा सकता। मेरी बात है, जब मैं छोटी थी, जब मैं हाई स्कूल गई, तो मेरे माता पिता मुझे पैंट शर्ट पहना के भेजते थे। तो अब महिलाओं के शौचालय तो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तो पुरुषों के जब वॉशरूम में मैं जाती थी तो वहाँ मुझे बड़ा भेदभाव होता था, सेक्सुअल हरासमेंट जैसे चीज़ें वहाँ हो जाती थी। तो एक बच्चे को अगर उस समय ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी ना, तो समस्या ज़्यादा बढ़ेंगी। इसीलिए स्कूलों में भी इसके बारे सोचना चाहिए, इसे सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम करने चाहिए, पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें भी इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक समाज ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्कूल में ऐसे छिपे हुए बच्चे हों जो समलैंगिक हों, लेकिन वो खुल के आगे नहीं आ रहे, क्योंकि उनको डर है कि अगर जिस दिन वो खुल के आगे आएंगे तो भेदभाव उनके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक स्कूल कॉलेज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम नहीं होंगे, जब तक इन मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी, तब तक ये भेदभाव ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। जी, तो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कई सारे कारण हैं और उन्हें बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पर वो ट्रेडिशनल जो बधाई का एक काम है उसमें हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? ये अपनी मर्ज़ी से जाते हैं या फिर उन्हें जॉब्स नहीं मिलती है इसलिए उन्हें जाना मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है? देखिए, जो बधाई कल्चर है ना, वो हमारा जो है वो पुरखों से चलता आ रहा है, देवताओं के समय से। क्योंकि जब प्रभु श्री राम जन्म लिए थे, जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, तब भी हमारे समुदाय के लोग वहाँ बधाइयाँ मांगने गए थे। तो ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं और ये हमारा जो है ना, ये कल्चर है जिसको हम अपनाते हैं, जिसमें हिजड़ा परंपरा है, इसको हम अपनाते हैं। यहाँ पे गुरु चेला परंपरा चलती है, जहाँ हमारे लीडर होते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, हम उनके शिष्य बनते हैं, मेरे भी शिष्य होंगे। तो ये गुरु चेला परंपरा चलती आ रही है। लेकिन जो मांगने वाला कल्चर है, जो बधाई कल्चर को हम नहीं इसमें काउंट करें, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। लेकिन जो सड़कों पर, ट्रेनों में आप देख रहे हैं या कई जगह पे किन्नर समुदाय मांगते हैं, ये जो है ये मांगना मजबूरी हो जाती है। क्योंकि आप एक बात बताएं, जब एक बच्चा जिसको समाज के बारे पता नहीं है, जिसकी उम्र 8 साल से 10 साल के बीच है, जब उसे घर से निकाल दिया जाएगा, उसके पास ना तो पढ़ाई है, ना कोई स्किल है और ना ही कोई जॉब है, पेट पालने को कुछ भी करना पड़ेगा।
तो उस दौरान वो क्या करता है कि ऐसे समुदाय के साथ जाके मिल जाता है जहाँ जो लोग जैसे ट्रेन मांगने वाले हो या बस मांगने वाले हो या सिग्नल मांगने वाले या सेक्स वर्क करने वाले हों, तो ऐसे लोग के पास उनकी मजबूरी होती है जाना, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो उनको कमाने के लिए वो काम करना ही पड़ेगा। मजबूरन उनको सेक्स वर्क भी करना पड़ेगा, मजबूरन उनको सड़क में भी मांगना पड़ेगा, ट्रेनों में तो ये मजबूरी हो जाती है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ना, क्योंकि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। जब परिवार घर से निकाल देगा तो कौन हमें अपने घर पर रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो वो समुदाय के लोग हमें अपने घर पे रखते हैं, और जो वो करते हैं, चाहे वो सड़क मांग रहे हैं, चाहे वो ट्रेन मांग रहे हैं, फिर वो हमें मांगना पड़ता है ताकि मैं वहाँ से जो कमा करके लाऊं उनको भी दूं और अपने जीवन को भी चला पाऊं। इसलिए ये मजबूरी है, एक तरह से इसको आप मजबूरी कह सकते हैं। तो 2019 में एक प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लाया गया था, जिसमें कि कहते हैं कि उनके हेल्थ को लेकर और उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये एक्ट ये कहता है कि इस एक्ट के तहत किसी भी ट्रांसजेंडर या किसी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि असली में ये ग्राउंड लेवल पर कितना ज़्यादा असरदार हुआ है? देखिए, आप जो बिल की बात कर रहे हैं, बिल से पहले ट्रांसजेंडर जो है, बिल से पहले ट्रांसजेंडर राइट्स हमारे 2014 में आया था। 2014 में जो चीज़ें आई थी वो नहीं हुआ, फिर हमने इस बिल पे बात की, लेकिन वो सिर्फ पेपर में ही है। जैसे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हमने झारखंड में बनवाया, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर है, कभी उसकी कोई बैठक नहीं होती है, कभी उन मुद्दों पे, कभी ट्रांसजेंडर मुद्दों पे बात नहीं होती है। तो ये सिर्फ पेपर पे होने से नहीं हुआ। जब तक हम ज़मीनी स्तर पे इस पे काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट तो नियम पास कर देती है, लेकिन उसको लागू कौन करेगा? हमारे ज़िले में आप देखेंगे एक भी ट्रांसजेंडर के मुद्दों पे कभी भी किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। आप आश्रय गृह, आज तक हमने बार बार मांग की है कि ट्रांसजेंडर आश्रय गृह हो, जहाँ पे हमारे समुदाय के लोग रहे, अपनी शिक्षा को ले, चाहे वहाँ पे स्वयं रोजगार करे, लेकिन आप पूरे झारखंड में घूम जाए आपको एक भी ट्रांसजेंडर आश्रय गृह नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ पेपर पर देने से कि हेल्थ पे इतना करना है, ये चीज़ें होनी है, तो जब तक सरकार इस पर पहल नहीं करेगी ना, तब तक चीज़ें कभी नहीं सुधर सकती हैं। तो जैसा कि हम सभी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ है, जैसे SC ST OBC या फिर विमेंस को भी रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि उन पे प्रताड़ना हुई है तो उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। आपको क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी ऐसे कोई रिजर्वेशन निकालने चाहिए? 1% से भी हम शुरू कर सकते हैं। ये रिजर्वेशन तो है, झारखंड सरकार ने तो दी है। 2021 या 22 की बात है, उन्होंने 2% आरक्षण देने की बात हमारे समुदाय को कही है, लेकिन वो सिर्फ कह देने से नहीं ना होता है ना, उस पर काम भी करना। आप देखिए, कोई भी फॉर्म निकलता है, कभी इस पर ट्रांसजेंडर के लिए कभी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन देंगे तब जाके काम होगा ना। और हमारे लोगों को थोड़ा सा तो सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हैं, बहुत मुश्किल से वो 10th पास करते हैं, और 10th के आगे पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तो जब तक सरकार सुविधाएं नहीं देंगी, चीज़ें नहीं बदलेंगी, तब तक होना बहुत मुश्किल होना है। अभी एक चर्चा चल रही थी कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए एक स्पेशल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। तो आपका क्या मानना है कि ऐसे यूनिवर्सिटीज़, स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ खोलना सही है, या फिर जो यूनिवर्सिटी और स्कूल पहले से ही हैं उनमें ही बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो अगर हम यूनिवर्सिटी खोल देते और वहाँ पे ट्रांस बच्चों को ही रखते तो भेदभाव ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम इंक्लूज़न नहीं लाएंगे, जैसे मान लीजिए जैसे एक स्कूल है, स्कूल में अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो ट्रांसजेंडर होंगे तब जाके वो भेदभाव ख़त्म होगा, क्योंकि उनको भी जानना है ना कि ट्रांसजेंडर होते क्या है। क्योंकि हमेशा लोगों के अंदर भ्रांतियाँ पैदा होती हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय क्या होता है। कई बार तो कई लोग हमारे समुदाय के लोगों से बात करने से कतराते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो डर जाते हैं कि अरे ये आ गए हैं, कहीं बद्दुआ ना दे दे। तो जब तक ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में लोग नहीं जानेंगे तब तक भेदभाव ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इंक्लूज़न बहुत ज़रूरी है। अगर इंक्लूज़न नहीं होगा तो भेदभाव ख़त्म नहीं होगा। अगर हम अलग से यूनिवर्सिटी बना दें, अलग से हम अस्पताल खोल दें, अगर अलग से हम सारी चीज़ें कर दें, तो भेदभाव, वो हमेशा भेदभाव रहेगा, फिर वो अलगता की बात आ जाएगी, अलग 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 सब हो। अंत की ओर बढ़ते हुए एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि एक सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए, सिर्फ ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए, कि सभी इंसान को सेफ फील हो, रिस्पेक्टेड फील हो और इक्वल फील कराने के लिए हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, सोसाइटी जो है कलरफुल होनी चाहिए। जिस तरह से आप देखते होंगे कि जब
बारिश होती है, धूप निकलती है तो इंद्रधनुष जिस तरह से कलरफुल, तो सोसाइटी हमेशा कलरफुल होती ना तो ही एक अलग मज़ा आता है। तो जब तक सोसाइटी में हर वर्ग के लोग नहीं होंगे, हर समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक वो सोसाइटी सोसाइटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सोसाइटी को हमेशा हर वर्ग के लोगों को लेकर चलना चाहिए और भेदभाव ख़त्म होने चाहिए, खास करके हमारे समुदाय को लेकर के, क्योंकि हमारे समुदाय को लेकर के लोगों में हाँ आज भी बहुत भेदभाव है। क्योंकि आज के समय में लोग क्या है ना कि आशीर्वाद जब लेना होगा ना तब ट्रांसजेंडर समुदाय को ढूंढेंगे कि आशीर्वाद दे दे, लेकिन वही जब उनके घर में कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो जाता है तो उनको कलंक लगता है। तो इस कलंक को मिटाना है और भेदभाव मिटाना है, और सभी वर्ग के लोग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश की उन्नति होगी। धन्यवाद। आपकी जो चर्चा थी, आपसे आज बात करके हमें बहुत कुछ नया जानने को भी मिला और बहुत अच्छा लगा। तो अब हम अंत की तरफ बढ़ते हुए जो आज की ये डिस्कशन है, इससे हमें ये तो पता चलता है कि लॉज बन जाने से कुछ नहीं होता, चेंज सोसाइटी लाती है। अगर हम अपनी थिंकिंग को नहीं बदलेंगे तो सोसाइटी नहीं बदलेगी। किसी भी इंसान के लिए उसकी आइडेंटिटी उसका जेंडर नहीं, उसकी मेहनत और उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उम्मीद है आने वाले समय में वर्क प्लेसेस और ज़्यादा इंक्लूसिव बनेंगे और हर इंसान को इक्वल रिस्पेक्टेड और इक्वालिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, हम ज़रूर मिलेंगे फिर आप सभी से। धन्यवाद।